Dear students, very good morning to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work. Yes बेटा, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उनको मन लगा करके उनको देख रहे होंगे और उनको पढ़ रहे होंगे और जो चीजें आपको बताई जा रही है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें आप याद कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। हम चलते हैं जो हमारा लेसन है दिस वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले जो कल वाला वीडियो था थोड़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। कल अगर आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था, इन दैट वीडियो उसमें मैंने आपको जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड उनके बारे में मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। अगर आपको ध्यान होगा, बोरोन फैमिली के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। मैंने बोला था कि जो गैलियम होता है वो एल्युमिनियम से छोटा होता है। ठीक है बेटा, उसका डिटेल मैंने आपको दिया था। आई हैव टोल्ड यू कि भाई यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। इंडियम और थैलियम की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां मैंने बोला था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज ओनली कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लेंथेनोइड एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब वो कम होती है। दिस वन इज कॉल्ड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और उसका रीजन भी आपको दिया था कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। एफ ऑर्बिटल जो है डिफ्यूज साइज का होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। इसके बाद मैंने आपको 4D और 5D जो ट्रांजिशन सीरीज थी बेटा, उन ट्रांजिशन सीरीज के बारे में आपको कंसेप्ट दिया था कि इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। एंड द रीजन ऑल्सो बिहाइंड विच वन इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बेटा कल वाला जो वीडियो था उसका कंसेप्ट मैंने आपको दिया, उसको रिकैप कर दिया। लेट अस मूव। आज चलते हैं बेटा, आज हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है उसी का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। नाउ एटॉमिक रेडियस है बेटा, और एटॉमिक रेडियस के अंदर अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको द फर्स्ट वन कोवेलेंट रेडियस आपको बताई थी, उसके बाद वन डबल रेडियस आपको बता दी थी सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में मेटालिक रेडियस आपको बताई थी। नाउ फोर्थ वन, जो फोर्थ वन का बनेगा दिस वन इज आयोनिक रेडियस। ठीक है बेटा, तो आज जो है हमारे पास वो है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार ध्यान देंगे बेटा, फिर इसको लिखेंगे। आयोनिक रेडियस के अंदर हमारे पास कैटायन और एनाइन है। ठीक है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ध्यान देंगे बेटा, ये वाला लाइक दिस वन, ये कैटायन है और ये एनायन है। ठीक है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर इस लाइन को मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं तो यहां जो डिस्टेंस बनेगी इसे नाम देंगे बेटा रेडियस ऑफ कैटायन। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी इसे लिखेंगे रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है बेटा, लाइक दिस वन, इसे मैंने ए लिख दिया, इसे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक कैटायन है और एक एनायन है, जहां की इन दोनों के बीच में क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अगर आयनिक रेडियस को अगर हम डिफाइन करें और यहाँ थोड़ा और ज्यादा अगर आप क्लियर करना चाहें तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी उसका नाम होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, जो कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर जो आएगा, मान लो DAB अगर आप लिख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो ये क्या बनेगा,
आर ए, और ए की जगह पे क्या लिख देंगे, आर ए ऑफ कैटायन प्लस आर, सॉरी दिस वन कैटायन सी एंड आर ए एनाइन दिस वन। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैं इसके डेफिनेशन लिखूं, सो आयोनिक रेडियस may be defined as it is the effective distance from the center of the nucleus to the outer most shell of electron in which it forms ionic bond is called ionic radius। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला। हाउ टू डिफाइन द टर्म आयोनिक रेडियस, कैसे करके आयोनिक रेडियस को हमने डिफाइन किया। आयोनिक रेडियस क्या है? आयोनिक रेडियस इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस। ये हमारे पास यहां से, जैसे लाइक दिस वन वी हैव कैटायन, हमारे पास कोई कैटायन है, उस कैटायन का न्यूक्लियस है बेटा, और उस कैटायन के न्यूक्लियस से लेकर के जहां पे उसका आउटर मोस्ट शेल होता है, जहां जाकर के वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बहुत क्लियर है, कैटायन होगा तो एनायन के साथ में आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ इसके सेंटर से लेकर के, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर के, और जो आउटर मोस्ट शेल है उस कैटायन का, जहां पे जाकर के वो एनायन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ये जो डिस्टेंस होगी दिस वन इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। किसके केस में बनेगी? वो कैटायन के केस में बनेगी। इफ यू वांट टू से अबाउट एनायन, अगर आप एनायन की बात करते हैं तो एनायन का जो न्यूक्लियस बनेगा वहां से लेकर के, और जो डिस्टेंस बनती है, इफेक्टिव डिस्टेंस बनती है जहां पे जाकर आउटर मोस्ट शेल में एनायन के अंदर, जहां पे जाकर के वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इट मींस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी दिस इज द आयोनिक रेडियस। और इन द केस ऑफ दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या नाम दिया हमने? एनाइन नाम दे दिया। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई आयोनिक रेडियस मे बी डिफाइंड एज इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost shell of electron in which it forms ionic bond, जहां पे जाकर के वो क्या बनाता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बहुत क्लियरली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस लिखें, दिस वन ऑल्सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लेकिन ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इसके अंदर जो कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस है, इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। व्हाट द कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? लेट अस मूव। अब अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम ऐसा करते हैं, यहां हमारे पास सबसे पहले कंसेप्ट आता है कि भाई आयन क्या है, आयन कौन कौन होते हैं, पहले उसे समझते हैं हम। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट द फर्स्ट वन, विच वन इज आयन। तो अगर मान लो बेटा मैं आयन की अगर बात करूं, तो आयन को बेटा हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, सभी को ध्यान होना चाहिए। आयन को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया। ठीक, एक को हमने नाम दे दिया, एक को हमने नाम दिया लाइक दिस वन, एक को नाम दिया बेटा द फर्स्ट वन कैटायन, द सेकंड वन दिस वन एनायन। एक कैटायन आया और एक एनायन आया। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। हम 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, उससे छोटी क्लासेस में भी पता चल जाता है कि कैटाइंस क्या होते हैं या एनाइंस क्या है। सो इफ यू वांट टू से अबाउट कैटाइन, तो कैटाइन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसमें हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पहले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं, या फिर लिखेंगे दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया बेटा, या ये अपने आप में क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। कैसे करके बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। कैसे करके बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे आप इसका।
अच्छा, अगर मान लो मैं कैटायन की बात कर रहा हूं, तो जैसे मान लो बेटा मेरे पास कोई मेटल है, क्योंकि मेटल ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, दैट्स व्हाई ये जो मेटल है अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके M+ आयन में चला जाता है तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, लाइक दिस वन। ये हमारे पास कोई मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, M+ आयन में चेंज हो गया। एंड द अनदर वन, अगर मान लो मैं यहाँ एनाइन की बात कर रहा हूँ, लाइक दिस वन वी हैव एनाइन A, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक एटम है, वो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनाइन में चेंज होगा, और एनाइन को हमने क्या कर दिया, A- करके इससे डिनोट कर दिया। ये हमारे पास क्या बना, कैटायन, और ये हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, दिस वन एनाइन। अच्छा, इन दोनों को आपने समझना कंसेप्ट को, हाँ क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। अगर मान लो मैं M की अगर मैं बात करता हूं और M+ की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अगर आप M को देखें बेटा, तो इस M के अंदर अगर मान लो इस M की मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो Z होता है उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। जितना Z है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वही इसका क्या बना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। द सेकेंड वन, जितना Z है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने क्या किया, सोडियम को ले लिया बेटा, सोडियम कितना हो गया, 11 हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें प्रोटॉन्स कितने, तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, दिस वन 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई जितना Z है उतना प्रोटॉन है, जितना Z है उतना इलेक्ट्रॉन भी है। बहुत क्लियर है। अनदर कंसेप्ट, अगर आप यहां देखें बेटा, जितना Z है प्रोटॉन भी उतना ही रहेगा, ठीक है बेटा, लॉस तो इलेक्ट्रॉन को हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जो Z था उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया तो उतना उसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर मान लो यहां से चेंज करके मैं अगर Na+ साइन लिखूं, तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 11 प्रोटॉन्स हैं, और मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे करके भाई, 11 में से एक क्या हो गया, कम हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उसमें से एक कम हो गया। दैट्स व्हाई Z में से अगर एक कम कर दिया तो इतना क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो Z है वो ग्रेटर देन क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जो Z की वैल्यू है, और Z इज नथिंग, Z बराबर कितना, प्रोटॉन, और जो ये प्रोटॉन है ये ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हमने क्या बोला कि यहाँ Z बढ़ गया, मतलब यहाँ अगर प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हो, ध्यान से सुनेंगे, प्रोटॉन्स अगर ज्यादा हो किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। इन दैट कंडीशन कि अगर भाई प्रोटॉन्स ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और इस कंडीशन में ध्यान से सुनेंगे आप, इस कंडीशन में क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा होते हैं, सो दैट व्हाट इज द चेंज, क्या चेंज होगा बेटा इस कंडीशन में, कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो आयोनिक रेडियस होती है वो आयोनिक रेडियस क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीजेस। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या बोला गया, कंसेप्ट क्या है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, थोड़ा समझे आप इसे। क्या बोला गया कि भाई अगर मान लो मैं एक एटम से और उसके कैटायन के अंदर मूव करता हूं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, ठीक है बेटा, लेकिन क्या चेंज हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कैटायन के केस में अगर ज्यादा हो गया तो साइज उसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, उसका साइज छोटा होगा। या ऐसे कंडीशन को थोड़ा और डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि कैटायन में जाते ही हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हमारे पास रेडियस ऑफ कैटायन और एटम है, अगर मैं आपको बोलूं रेडियस ऑफ एटम हो गया और रेडियस ऑफ कैटायन, तो इन दोनों में से जो रेडियस ऑफ कैटायन है बेटा, वो कैटायन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इतना आपने यहां से कंक्लूजन ये निकाल दिया। आप समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, कि अगर मैं बोलूं कि एटम बड़ा या कैटायन बड़ा है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा कि एटम क्या होगा, बड़ा होगा। किसके रिस्पेक्ट में बड़ा होगा? कैटायन के रिस्पेक्ट में बड़ा होगा। क्योंकि कैटायन कैसे बना? कैटायन में जाते ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं कैटायन के अंदर? ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? कम। ठीक है बेटा, ये तो कंसेप्ट आया हमारे पास, दिस वन इज कैटायन। एंड इफ यू वांट टू से अबाउट, अगर एनायन को हम समझते हैं, एनायन में कंसेप्ट क्या आ रहा है बेटा कि यहाँ अगर आप देखें, यहाँ की कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास ए है, इसके अंदर जितना जेड है उतना पी है, इसके अंदर जितना जेड है उतना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ देखो, जितना जेड उतना पी, लेकिन जो हमारे पास जेड है अगर उसमें हम क्या कर दें, एक को ऐड कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, यहाँ जाकर के बढ़ गए हैं। अगर मान लो मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, ये क्लोरीन 17 है बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्लोराइड आयन बनाया। तो जैसे क्लोराइड आयन बनाया ये 17 हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ मैं बोलूँ कि प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। यहाँ प्रोटॉन्स कितने बेटा? 17 है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं बेटा? यहाँ पे 17। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? आप बोलेंगे सर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया? गेन कर दिया। दैट्स व्हाई द सेम थिंग कि Z+1 जो बराबर क्या आ गया आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। या हम ये बोल सकते हैं कि जो Z है, Z बराबर क्या आ गया आपका? P विच इज लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो Z आया या जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स कम हो गए और क्या ज्यादा हो गए? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। अब कंसेप्ट यहाँ देखो, यहाँ Z या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे? ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन के केस में। यहाँ पे जेड या प्रोटॉन्स क्या हो गए? कम हो गए और इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, अब कंसेप्ट को समझो, अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो बेटा तो उस कंडीशन में याद रखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा घट जाता है। क्योंकि प्रोटॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए। जो कम प्रोटॉन्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा खींचे नहीं पा रहे हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचा नहीं जाएगा, उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, तो जो साइज होगा या जो आयोनिक रेडियस होगी वो आयोनिक रेडियस क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीजेस। यहाँ डिक्रीज बोल दिया और यहाँ एनायन में जाकर के आयोनिक रेडियस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इतना आपको समझना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि ये हमारे पास कैटायन के अंदर जो आयोनिक रेडियस है वो कम हो जाती है और एनायन के अंदर आयोनिक रेडियस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई अगर मैं आपको बोलूं कि R ऑफ एटम और एनायन, मैं लिखूंगा जो R बनेगा और किसका बनेगा? रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। आप समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट को कि अगर एनायन हो गया और एटम हो गया, इन दोनों में से किसकी रेडियस ज्यादा होगी बेटा? एनायन की रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। इतना आपको याद रखना। एंड जस्ट फ्रॉम दिस वन, जब हम इस कंसेप्ट को समझ गए तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास और भी आ गया। क्या कंक्लूजन आया? अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास एक एटम है, एक कैटायन है और एक एनायन है, लाइक दिस वन, कि भाई हमारे पास क्या है? एक, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं R ऑफ एनायन, एक, दूसरा मैंने लिखा R ऑफ एटम और तीसरा मैंने लिखा R ऑफ कैटायन। तो किसकी रेडियस सबसे बड़ी है? एनायन की रेडियस सबसे बड़ी है। फिर कौन आएगा? एटम आएगा। और फिर लास्ट में जाकर के कौन आएगा बेटा? दिस वन, कैटायन। मतलब कैटायन जो है वो सबसे क्या होगा? छोटा होगा। बहुत क्लियरली आपको इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, यस एंड नो? बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया। इतना जब हम समझ गए, थोड़ा एनायन का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा और देता हूं, आगे जाकर के हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एनायन का कंसेप्ट क्या है? यहां लिखेंगे कि इन एन anion the electrons are loosely held so that they can be easily polarized और डिफॉर्म्ड। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। क्या बोला गया कि अगर एनायन की अगर मैं बात करूं तो एनायन के अंदर पोलराइजेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, डिफॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है, डिफॉर्म हो जाता है।
मतलब जैसे मान लो डिफॉर्म और पोलराइजेशन को कैसे मानते हैं आप, जैसे मान लो मैं ऐसे करके इसे ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस वन, और अगर ये डिफॉर्म होता तो डिफॉर्म होने के बाद ये ऐसे करके चेंज हो गया। दिस वन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, जहां पोल बन जाते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आपने पोलराइजेशन बोला तो ये यहां से चेंज होकर के और क्या बन जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चला जाएगा बेटा, एक तरफ क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। दैट्स व्हाई जो एनायन होता है, क्योंकि एनायन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें कम हो जाता है, साइज बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होते हैं तो इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं, इजिली पोलराइज्ड हो जाते हैं। समझ रहे हैं बेटा? यस एंड नो? आपको जो कंसेप्ट करवाया बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, आप इसे नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव, अब चलते हैं। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ लिखेंगे some important points related to ionic radius। ध्यान देना, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये सारी चीजें आपको सीखनी है, तभी जाकर के आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो हम लिखेंगे आयोनिक रेडियस, और जैसे हम साइज बोल रहे हैं, और यहां लिखेंगे इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया। पहला पॉइंट क्या बताया कि जो आयोनिक रेडियस होती है वो आयोनिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको ग्रुप नाम दिया गया, उसमें वर्टिकल कॉलम में जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हैं तो जो आयोनिक रेडियस होती है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। लाइक दिस वन, अगर मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो हम चलते हैं टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1। ठीक है बेटा, सभी को ग्रुप 1 याद है। सबसे पहले आया था हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ गया, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है बेटा, इसमें अगर मैं आयंस की अगर बात करूं, इनका अगर केटाइन बनाओ तो यहाँ से H+ आयन बना, या Li+ आयन बना, Na+ आयन, K+ आयन, Rb+ आयन, सीजियम प्लस आयन। फ्रेंशियम को जनरली हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके साथ में मैंने H+ आयन को भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। दीज आर, यहाँ से जो ये अल्कली मेटल के क्या बन गए, कैटाइंस बन गए। तो यहाँ मैंने क्या बोला कि टॉप टू बॉटम अगर आप मूव कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम अगर आप मूव कर रहे हैं तो इसमें हो क्या रहा, इतना याद रखेंगे बेटा, जब भी किसी ग्रुप में आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, E to B जब आप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ शेल्स या शेल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई अगर इंक्रीज करेगा तो जो आयनिक रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, सो दैट H+ आयन सबसे छोटा हो जाएगा, है ना, जो समझ रहे हैं आप। क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आया ग्रुप 1। लाइक दिस वन, अगर ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूँ, सभी को ध्यान है, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम। इतना आपको याद रखना है कि भाई ये एलिमेंट्स आपको याद भी होने चाहिए। जो एलिमेंट्स मैंने आपको, अगर आप ध्यान होगा, स्टार्टिंग में जब पीरियोडिक टेबल आपको बताई थी, मैंने जब उसको लॉन्ग फॉर्म को ड्रॉ किया था बोर्ड के ऊपर, आई हैव टोल्ड यू कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं।
तो इनमें से हमारे पास ये एलिमेंट्स जो हैं, जैसे मान लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ये डाइवेलेंट कैटायन बनाते हैं, ये मोनोवेलेंट बना रहे हैं। तो डाइवेलेंट अगर बनाया गया तो +2 यहाँ बना दिया, +2 बना दिया, ठीक है बेटा। ऐसे करके आपने इनके कैटायन बना दी। दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज करेगी। मतलब जो बेरिलियम +2 आयन है वो छोटा होगा और जो सबसे नीचे आया टॉप टू बॉटम वो सबसे बड़ा होगा। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप नंबर सेकेंड। या यहाँ पे हमारे पास ग्रुप नंबर आता है लाइक दिस वन। ग्रुप नंबर पे चलते हैं 16 के ऊपर चलते हैं। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलोरियम हो गया बेटा, ठीक है बेटा। ये जो एनाइन बनाते हैं, O2 नेगेटिव आयन, S2 नेगेटिव आयन, Fe2 नेगेटिव आयन, Te2 नेगेटिव आयन, अगर यहाँ पे साइज की अगर बात करें तो ऑटो क्या बनेगा बेटा, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। या ग्रुप नंबर 16 के बाद ग्रुप नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, जिसमें फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, हेलोजेंस, ठीक है, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड। दैट्स व्हाई जो यहाँ आयनिक रेडियस बनेगी इस ग्रुप के अंदर, उसका ऑर्डर ये बनेगा। आशा करता हूँ बेटा जो कुछ आपको ये कंसेप्ट करवाया गया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि भाई किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जो आयनिक जो रेडियाई होती है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। बहुत क्लियर है बेटा। लेट अस मूव। सेकंड वाला पॉइंट अगर मैं लिखूं नाउ द सेकंड वन, और यहां लिखेंगे बेटा आयोनिक रेडियस ऑफ द कैटायन ऑफ same element decreases with increasing the charge on them। ध्यान से सुनो बेटा, क्या लिखा है मैंने कि जो आयनिक रेडियस होती है वो आयनिक रेडियस क्या होती है, कैटायन की क्या होती है, सेम एलिमेंट के जो कैटायन्स बनते हैं उनके अंदर जो आयनिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है। कब करती है डिक्रीज, विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन देम, अगर उनके ऊपर चार्ज बढ़ता है। कंसेप्ट को समझेंगे आप कि एक ही एलिमेंट के कैटायन्स बनेंगे एक से ज्यादा और उनके ऊपर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो उनका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ ऐसी कंडीशन तब आती है कि अगर ऐसा हो रहा तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है बेटा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है वो बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं। मतलब ZeF क्या हो रहा, बढ़ रहा। या मैं लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। मतलब जो Z है वो क्या है, सेम है। लेकिन क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम रहेंगे, उस कंडीशन में अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा, है ना, जैसे मान लो प्रोटॉन एक के बाद दूसरे में गए तो प्रोटॉन तो क्या सेम है, लेकिन उसमें जाते हुए क्या हुआ कि चार्ज ज्यादा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो आयोनिक रेडियाई होगी वो क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। अभी मैं सारे आपको एग्जांपल इसके देता हूं। अब समझ पा रहे हैं कंसेप्ट को, यस एंड नो, कि कैटायन अगर बनेगा, जैसे मान लो क्या किया बेटा हमने, एग्जांपल में लेता हूं लाइक दिस वन। मान लो हमारे पास पहला एलिमेंट मैंने लिया टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। टाइटेनियम में एक बनाता हूं बेटा Ti+2 आयन बनाता हूं, और एक बनाता हूं Ti4+ आयन बनाता हूं, ठीक है बेटा। अगर टाइटेनियम+2 और टाइटेनियम+4 की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो। स्कैंडियम के बाद क्या आ गया बेटा, टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है वो 22 का होता है। ये टाइटेनियम कितने का है, 22 का है। अगर मैं इसे टाइटेनियम में बोलूं तो इसका Z बराबर, जो प्रोटॉन्स बराबर हैं वो कितने बेटा, 22 है, ठीक है बेटा। यहां अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। लेकिन अगर Ti+2 आयन की अगर मैं बात करूं
तो इसके अंदर जो Z बना, जो बराबर प्रोटॉन बना, वो कितना आ गया 22। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो भाई क्या चीज है, जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर कम हो गया। अगर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है बेटा, यस नो, दैट्स व्हाई। अगर यहाँ लिखेंगे बेटा, इसकी कंडीशन क्या लिखेंगे, तो यहाँ Z बराबर जो P है, वो P बराबर कितना है 22। प्रोटॉन अभी भी सेम है, ये लिखा था मैंने यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, जो Z होता है वो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 और कम हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज्यादा इसमें बढ़ जाएगा। इसलिए अगर इसका साइज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे छोटा अगर आप लिखेंगे या सबसे बड़ा अगर आपने लिखा, तो बड़ा कौन से वाला होगा Ti+2n, छोटा कौन से वाला होगा Ti4+n, या हमने लिख दिया Ti+2n इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ti4+n। क्या सभी बच्चों को ये ऑर्डर समझ में आया कि कौन बड़ा है? इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम है, इसलिए इसका साइज बढ़ा और इसका साइज क्या हो गया, और भी छोटा हो गया। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि आयनिक रेडियस ऑफ द कैटायन ऑफ द सेम एलिमेंट डिक्रीजेस कैसे करके, विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन देम। चार्ज जितना बढ़ेगा साइड कैटायन का उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है बेटा, नोट करो इसे आप। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, टाइटेनियम के बाद अगर मान लो दूसरा एग्जांपल लिखें, जैसे मान लो बेटा हमारे पास आ गया क्रोमियम की मैं बात करता हूँ, क्रोमियम +2 हो गया, क्रोमियम +3, क्रोमियम +4 हो गया, एंड क्रोमियम प्लस का 6 हो गया। ठीक है बेटा, तो अगर आप यहाँ देखें क्रोमियम की अगर मैं बात करूं, तो इसके केस में क्या हो रहा है बेटा कि जो क्रोमियम +2 है और क्रोमियम +6 है, यहां से यहां जाते हुए क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज छोटा होगा। दैट्स व्हाई सबसे बड़ा कौन होगा, +2, देन +3, देन +4। अब कंसेप्ट को समझ जाएंगे। क्रोमियम कितने का होता है, दिस वन 24, या क्रोमियम के बाद अगर मैग्नीज की अगर मैं बात करूं, मैग्नीज जो है वो 25 का होता है। मैग्नीज 25 को अगर लिखें आप, मान लो Mn+2 आयन हो गया, Mn4+ आयन हो गया, या Mn+6 हो गया, या Mn जो है प्लस का 7 हो गया अगर मान लो। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन में क्या क्या हो रहा, मतलब +2 +4 +6 +7, ये इसका क्या बनेगा, यहाँ से साइज का या जो आयनिक रेडियस है उसका ऑर्डर बनेगा। या लाइक दिस वन, अगर आयरन की मैं बात करूं, आयरन के अंदर मान लो एक Fe+2 आयन है और एक Fe+3 आयन है, तो Fe+2 आयन Fe+3 आयन में से बड़ा कौन होगा, Fe+2 आयन। या अगर मान लो कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं, कोबाल्ट +2 आयन हो गया, कोबाल्ट +3 आयन, बड़ा कौन हो गया, कोबाल्ट +2 आयन। अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉपर की बात करता हूँ, Cu+ आयन हो गया और Cu+2 आयन हो गया। ध्यान देंगे बेटा, दिस वन कॉपर Cu, दिस इज कॉपर Cu, C+1 और C+2। तो आशा करता हूँ बेटा जो कंसेप्ट आपको करवाया गया वो आपको बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आयनिक रेडियस जो होती है वो कैटायन की क्या होती है, डिक्रीज करती है। अगर सेम हमारे पास क्या कैटायन है और उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट था, नोट करो बेटा। अब चलते हैं बेटा, इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आएगा, सेकंड वाला जो पॉइंट बना,
ना तो सेकंड वन, और सेकंड पॉइंट जो बनेगा, सेकंड नहीं थर्ड वाला पॉइंट बनेगा, थर्ड नंबर लिखेंगे। अगर थर्ड नंबर की बेटा मैं अगर बात करता हूं तो यहां लिखेंगे बेटा आयोनिक रेडियस ऑफ anion increases with increasing the charge on them। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया कि जो आयनिक रेडियस होती है एनायन की, वो आयनिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। अच्छा, कब इंक्रीज करती है? विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन देम, जैसे जैसे उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज बढ़ता जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा कि जैसे ही यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस कैसे करके बढ़ती है, हम क्या बोलेंगे ऐसी कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, घट जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और यहाँ दूसरा लिखेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीजेस, सो दैट जो आयनिक रेडियस होगी वो क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक लिया बेटा लाइक दिस वन O नेगेटिव आयन, और दूसरा क्या लिख दिया मैंने, O2 नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया। इस ऑक्सीजन के अंदर अगर Z की बात करें तो ये Z बराबर P बराबर 8 आ गया। इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 8 आ गए। कंसेप्ट को समझेंगे यहाँ पर। और यहाँ भी देखो आप, अगर आप इसकी बात करें तो Z बराबर P बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो कितने होंगे, 9 के इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अगर यहाँ देखिए बेटा तो Z बराबर कितना बना, P बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इसके अंदर पहले 8 थे, अब कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बन जाएंगे। क्या हमें इतना समझ में आ गया? ये 3 कंडीशन हमें समझ में आ गई। मैंने बोला कि जैसे जैसे क्या होगा, आयनिक रेडियस ऑफ एनायन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन देम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन तो 80 हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको, 10 दिख रहे हैं। प्रोटॉन तो 80 हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9 होंगे। अब प्रोटॉन तो 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। तो अगर आप इन दोनों को, क्योंकि हम आयन की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप कंसेप्ट को डिफाइन करें तो प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं। प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन्स 9 है। इसका मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं, उस कंडीशन में जाकर के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तो आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूजली क्या होंगे, हेल्ड होंगे। यही कंसेप्ट आपको दिया भी था मैंने। दैट्स व्हाई अगर मान लो एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे मान लो हमारे पास है नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं। जैसे मान लो N-1 हो गया, N-2 हो गया, और N-3 हो गया, N3 नेगेटिव आयन, नाइट्राइड आयन भी इसमें जैसे ये बना दिया। तो इसमें से क्या बोला कि जैसे जैसे एनायन के ऊपर क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा विद इंक्रीजिंग द चार्ज, ठीक है ना। जो एनायन है उसकी आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे, और इस सबसे बड़ा ये हो जाएगा। N3 नेगेटिव आयन अपने आप में सबसे बड़ा होगा। या ऑक्सीजन की अगर बात करें, O नेगेटिव हो गया और O2 नेगेटिव हो गया, दैट्स व्हाई ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। सल्फर की अगर हम बात करते हैं, S-1 हो गया, S-2, ये S2 नेगेटिव आयन। सो दिस इज द कंसेप्ट। इसे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हमारे पास कौन से वाला कंसेप्ट आया बेटा, एनायन वाला कंसेप्ट आ गया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव। अब हम चलते हैं फोर्थ वाला जो पॉइंट इसके अंदर बनता है, बहुत मजेदार कंसेप्ट बेटा फोर्थ वाला बनता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेट अस मूव। फोर्थ पॉइंट जो बनता है, दिस वन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एंड दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट है वो और भी ज्यादा मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ वन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं कि जहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो एक की मैं आपको दे रहा हूं, जो आयनिक रेडियस या जिसे आप क्या बोल रहे थे, साइज बोल रहे थे, वो इनवर्सली किसके होता है, जेड के होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हो,
जितनी भी सारी स्पीशीज दे रखी हो, अगर इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो तो आयोनिक रेडियस जो होती है वो जेड की क्या होती है, इनवर्सली होती है। भाई अगर ऐसा है तो क्या होगा, इस कंडीशन में जाकर के क्या करेंगे, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आ गया लाइक दिस वन C4 नेगेटिव आयन हो गया, N3 नेगेटिव आयन हो गया, यहाँ से लिख दिया O2 नेगेटिव आयन हो गया, इधर से लिखा मैंने F नेगेटिव आयन हो गया बेटा, यहाँ से लिखता हूँ Na प्लस आयन, यहाँ से लिख दिया Mg+2 आयन, यहाँ से लिख दिया Al+3 आयन। ठीक है बेटा, ऐसे नो। अब हमने क्या देखना बेटा, इनके अंदर हमने जेड को देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। अगर मान लो मैं इनका जेड अगर बोलूं तो जेड इसका कितना हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है बेटा, या नाइट्रोजन में सॉरी जेड इसका ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 13 हो गया। एटॉमिक नंबर कार्बन 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11, 12, 13। नाउ अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को देखना, तो 6, 4, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने होंगे बेटा, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी कितने होंगे, 10 होंगे, 10 होंगे, 10, 10 और 10। कैसे करके, 6, 4, 10, 7, 3, 10, 8 और 2, 10, 9 और 1, 10, 11 था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। मतलब कैटायन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन। 13 था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 10 इलेक्ट्रॉन। इन आर्बियन इच केस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं। अब अगर मान लो ऐसी स्पीशीज आपको कहीं देखने को मिले जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ जाए, बहुत कई बार पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन है। दैट्स व्हाई इट मस्ट यू हैव टू नो हाउ टू फाइंड आउट। आपको सबसे पहले जेड लिखना है, और अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन को जेड प्लस इलेक्ट्रॉन को जितना नेगेटिव उतना ऐड कर दो, बराबर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कैटायन है तो जितना जेड था उसमें से उसके चार्ज को कम कर दो, आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो सीधे आयनिक रेडियस को आपने निकालना। तो क्या करना भाई, जिसका जेड जितना कम होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, आयनिक रेडियस उतनी बड़ी होगी। बहुत क्लियर है बेटा। तो जेड सबसे छोटा किसका, C4 नेगेटिव आयन। दैट्स वाई जो ऑर्डर बनेगा बेटा वो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑफ आयनिक रेडियस। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हमने लिखा दिस वन C4 नेगेटिव आयन ग्रेटर, देन फिर बनेगा N3 नेगेटिव आयन, है ना, इतना अब आप समझ पा रहे होंगे। फिर बनेगा O2 नेगेटिव आयन, फिर बनेगा F नेगेटिव आयन, फिर बनेगा Na प्लस आयन, फिर बनेगा Mg+2 आयन, और फिर बनेगा Al+3 आयन। ये इसका क्या बना, मतलब जिसका जेड जो है वो सबसे क्या है, जिसका जेड सबसे कम होगा उसका साइज बढ़ेगा, सबसे बड़ा होगा। तो ऑर्डर भी जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मान लो आपके पास एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे सामने पे नहीं देगा, कंपटीशन एग्जाम में या स्कूलिंग एग्जाम में अगर आपको देगा तो किसी को कहीं रखेगा, किसी को कहीं रख देगा, बोलेगा इसको ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको उस समय ये ध्यान रखना है कि भाई जिसका जेड सबसे कम होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। फिर आप क्या कर दो, अरेंज कर दो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बेटा, यस एंड नो। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो कंसेप्ट मैंने आपको करवाया वो आपको बहुत क्लियरली आपके समझ में आया होगा। और अब इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो अगला वीडियो आएगा उसके ऊपर में जो इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको जो अगले वीडियो है उसके ऊपर क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।